एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज सर आप कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं। सर आप कंप्यूटर तो नहीं पढ़ाते हैं, तो आइए आपकी रिक्वेस्ट पर, आपके जबरदस्त रिक्वेस्ट पर आने वाले हैं आपके बीच आपके अपने यस कौशल सर। तालियों से स्वागत कर सकते हैं। अरे तालियां तो आएगी नहीं। आइए कौशल सर हमारे साथ आ गए हैं, आपके अपने कंप्यूटर एक्सपर्ट। कौशल सर कैसा लग रहा है आपको सर तरुण रूपानी चैनल में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और क्या हम अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? मैक्सिमम मार्क्स 50 आउट ऑफ 50। क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। और अब आज सर का इंट्रो देखेंगे जी। और थैंक यू एंड लव यू, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया सर तरुण रूपानी को, इसीलिए मैं और कौशल सर आपके लिए जबरदस्त सेशन लाएंगे। सो बने रहिएगा पूरे सेशन में। हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम कौशल सर। I will be teaching you computer application for class 10th. So this is my introduction class. I will be teaching you encapsulation in my introduction class, and we will discussing little bit syllabus and specimen paper, pattern of the specimen paper. ठीक है, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग को मालूम है कि हमारा इस बार बाइफर्केटेड सिलेबस क्या है, 50 मार्क्स का। उसमें लाइब्रेरी क्लासेस आ रही हैं, कंप्लीट यूनिट, इनकैप्सुलेशंस, एरेज और स्ट्रिंग्स। नो आउट ऑफ 50 मार्क्स, इस 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स एमसीक्यू है, 6 प्रोग्राम्स आएंगे ऑफ 10 मार्क्स ईच, आउट ऑफ विच यू हैव टू डू 4, एनी 4. तो 4 into 10 40, that we will be discussing later. पहले देखते हैं लाइब्रेरी क्लासेस। तो लाइब्रेरी क्लासेस में रैपर क्लास है, ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, दैट आई विल डिस्कस इन ए सेपरेट वीडियो। दूसरा है इनकैप्सुलेशन, एरे और स्ट्रिंग हैंडलिंग। ठीक है, ये सारे फंक्शन, ये सारा जो भी सिलेबस है बेटा, ये सब मैं डिस्कस करूंगा आपसे। और जो आपका कंप्यूटर के पेपर में जो गैप है, उस गैप में पूरी मैराथन क्लासेस चलेंगी और वहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस और एक एक टॉपिक। आप अपना कमेंट सेक्शन में जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिस प्रोग्राम में ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो प्रोग्राम या क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेरीज को डील करूँ। क्लियर? तो ये तो सिलेबस हो गया हमारा जो, और आप लोग रिड्यूस सिलेबस देखिएगा, उसी को फॉलो करिएगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो स्पेसिमेन पेपर हमारा जो है, मैंने पहले ही कहा था 50 मार्क्स, का। इसमें सेक्शन ए कंपल्सरी और एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। ये ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा आप लोगों ने। अब इसको थोड़ा हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर से। जैसे आप देखो क्वेश्चन कैसे लिखना है, एक जनरल पैटर्न बता दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ओके, नो नीड टू कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर ओनली। अब यहां पे ध्यान दो बेटा इस टर्म पे, राइट द करेक्ट आंसर ओनली। तो आपका जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने 1 लिखा, उसका सब पार्ट 1। अब when primitive data type is converted to its corresponding object, it is called as boxing। ये करेक्ट आंसर है पहला ही। तो आप कैसे लिखोगे, 1.1 a and then you write boxing। So इस तरह आपको आंसर लिखना है क्लियरली। ओके, सेम वे लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। State the value of y after the following is executed। तो char x equal to 7, यह है y equal to character dot is letter। नो बेटा एक चीज समझ जाओ, is का हिंदी में मतलब है क्या, क्या लेटर है। तो आंसर क्या होगा, हाँ या ना। ये तो जनरल भाषा में हो गई।
लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में हम हाँ या ना को क्या बोलते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो जब भी तुम किसी भी कैरेक्टर फंक्शन में इज देख लो, समझ जाना उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, जब भी इज दिख जाए तो हम समझ जाएंगे रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। अब बुलियन में क्या 7 लेटर है, तो लेटर्स तो हमको मालूम है A to Z होते हैं, 7 डिजिट है, तो ये आंसर फॉल्स है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेकंड का ए पार्ट, ओके, एक मिनट, सेकंड का ए पार्ट फॉल्स है, तो हम इसको लिखेंगे सेकंड ए एंड देन फॉल्स। अच्छा, कभी कभी ध्यान देना एमसीक्यू में ऐसे फॉल्स लिखा है एक ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में ऐसे फॉल्स लिखा है, तो ये वाला सही होगा, ये गलत होगा। आप सिस्टम पे जब प्रोग्रामिंग करते हो तो आप फॉल्स कैसे टाइप करते हो, फॉल्स ऐसे, क्लियर, कैपिटल लेटर में नहीं। कई बार लिखा है 2 ऑप्शन, जैसे ईज लेटर, सपोज से ही पूछ दिया करेक्टर डॉट ईज लेटर, इसका रिटर्न टाइप क्या है, तो इसका रिटर्न टाइप बुलियन है। तो बुलियन का आप ध्यान देना बी स्मॉल हो सकता है ऑप्शन में लिख दे कैपिटल बी के साथ बुलियन और स्मॉल बी के साथ बुलियन, तो स्मॉल बी वाला सही होगा, क्लियर। तो मैंने अभी 2 क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू के सॉल्व कर, वी विल डिस्कस इट लेटर। मैं सिर्फ अभी पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ और कैसे लिखना है। नाउ सेक्शन बी, एज वी नो, we have to write any 4 out of 6, means 4 programs are there, each of 10 marks, 40, 10 marks के हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक एरे के क्वेश्चंस, स्ट्रिंग के क्वेश्चंस। अब उस एरे में भी कैरेक्टर एरे हो सकता है, इंटीजर एरे हो सकता है, स्ट्रिंग एरे हो सकता है। तो स्ट्रिंग एरे में आपका स्ट्रिंग भी है और एरे भी है। तो बेटा कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, सब इंटरलिंक्ड है। ये नहीं कि कैरेक्टर छोड़ दिया या एरे छोड़ दिया या स्ट्रिंग छोड़ दिया, सब एक साथ खिचड़ी बनी हुई है, सब तो सारा पढ़ना पड़ेगा, कोई टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हो, क्लियर। तो पेपर पैटर्न एक जनरल हो गया कि 6 प्रोग्राम्स हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे, शॉर्ट वीडियो ऑन इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, इसको देखो तुम लोग। तो इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन में हमारा मेन क्या क्या, इनकैप्सुलेशन का तो मतलब है द रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स इनटू ए सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास। मतलब क्लास के अंदर सिर्फ 2 ही चीज होती है, या तो डेटा मेंबर्स या मेथड्स, वेरिएबल्स एंड मेथड्स, ऐसे भी बोल सकते हो। अब उसमें जो हमारा मेन है अभी एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर को हम क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी मोड्स भी। अब देखो 4 होते हैं, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। आपके सिलेबस में ये 3 हैं, डिफॉल्ट के बारे में नहीं बताया गया। तो प्राइवेट क्या है, अब पहले एक्सेस स्पेसिफायर क्या चीज, एक्सेस स्पेसिफायर हमको कितना एक्सेस है, कोई वेरिएबल को कितना एक्सेस है, वो कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है, क्लियर। तो आपका कितना एक्सेस है, तो जैसे हर डिपार्टमेंट में सबकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसी तरह प्राइवेट, एक पहले मैं रियल एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल से आपको इनका मतलब समझाता हूँ और उसके बाद फिर इन टर्म्स ऑफ जावा भी आपको समझाऊंगा। तो प्राइवेट में क्या होगा, जैसे सपोज किसी के फादर बैंक मैनेजर हैं, तो कोई बाहर सड़क पे आदमी जा रहा है आउटसाइड, वो कहेगा आज मैं बैंक मैनेजर बनना चाहता हूँ, तो क्या उससे आप बैंक मैनेजर बन जाएगा, वो नहीं। वो बैंक मैनेजर कहेगा मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मेरी जगह मेरा बेटा बैंक मैनेजर बन जाए, नहीं। तो यानी प्राइवेट आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं है,
जावा के टर्म्स में, और इनहेरिट भी नहीं होगा, फादर से सन को भी नहीं मिलेगा। क्लियर? प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड जैसे आपका घर प्रोटेक्टेड है, आपके घर में सपोज करो टीवी है, गोल्ड है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन होता है, घर आपका पास ऑन होगा, कोई बाहर वाला उसको ले सकता है? नो। तो कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। लेकिन पेरेंट से चाइल्ड को मिल जाता है तो इनहेरिट होगा कि नहीं? जैसे कहते हैं ना, दादी का हार था मम्मी को मिला, मम्मी से बहू को मिलेगा, तो इनहेरिट हो रहा है, तो इनहेरिट हो जाएगा, लेकिन कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। पब्लिक, पब्लिक कोई एक कॉमन पार्क है आउटसाइड, तो कोई भी वहाँ घूमने जा सकता है। यस, ग्रैंडफादर घूमने जाते थे, फिर फादर घूमने गए, फिर ग्रैंडसन भी घूमने जा रहा है, यानी इट कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास और इनहेरिट भी हो जाएगा। तो देखो ये चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ, एक मिनट, जस्ट सी। प्राइवेट अपने फैमिली मेंबर्स में, जैसे कोई बैंक मैनेजर है तो उसको जो फैसिलिटी मिली है वो तो फैमिली मेंबर्स को भी मिल जाएंगी, मतलब जब तक वो बैंक मैनेजर है। तो यस, विद इन क्लास एक्सेसिबल है, डिफॉल्ट भी एक्सेसिबल है, प्रोटेक्टेड भी, पब्लिक भी। विद इन पैकेज, प्राइवेट एकदम समझ लो, एक बैंक मैनेजर को जैसे जो फैसिलिटीज मिली है, कार मिली है, घर मिला है बैंक की तरफ से, तो वो तो फैमिली मेंबर्स एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। तो प्राइवेट कहीं भी एक्सेसिबल नहीं है, विद इन पैकेज, आउटसाइड पैकेज नहीं है। और सब क्लास, सब क्लास का मतलब इनहेरिट हो रहा है, सुपर क्लास से सब क्लास में गया, इनहेरिट भी नहीं होगा और आउटसाइड भी नहीं। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट विद इन क्लास एक्सेसिबल है, पैकेज में एक्सेसिबल है, लेकिन इनहेरिट नहीं होता, आउटसाइड पैकेज नहीं है। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मैंने क्या कहा था, आपका घर का टीवी है, सारे फैमिली मेंबर्स देख सकते हैं, एक्सेसिबल विद इन द क्लास, विद इन पैकेज, यस, इनहेरिट भी होगा लेकिन आउटसाइड नहीं। पब्लिक, पब्लिक एक कॉमन पार्क है, फैमिली मेंबर्स कोई भी घूमने जा सकता है, विद इन पैकेज भी एक्सेसिबल है, आउटसाइड फादर जा रहा है, सन भी घूम सकता है, इनहेरिट भी होगा और दूसरे लोग भी, बाहर के लोग भी जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन किसमें है? मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड प्राइवेट, लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड सबसे कम रेस्ट्रिक्शन किसमें है? पब्लिक। क्लियर? तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये क्लियर हो गया। प्रोटेक्टेड आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं है बट इनहेरिट हो जाएगा, पब्लिक आउटसाइड एक्सेसिबल भी है, इनहेरिट भी हो जाएगा। प्राइवेट सिर्फ फैमिली मेंबर्स यूज कर सकते हैं, फैमिली के बाहर एक्सेसिबल भी नहीं है और इनहेरिट भी नहीं होगा। जब तक पापा बैंक मैनेजर हैं तो बैंक से जो फैसिलिटी मिल रही है वो आप इंजॉय कर सकते हो, लेकिन वंस ही रिटायर्स तो इनहेरिट भी नहीं होगा और मिलेगा भी नहीं। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। नाउ स्कोप ऑफ ए वेरिएबल क्या होता है? सिंपल चीज, जैसे आपका स्कोप, आप अपनी फैमिली में बॉर्न हुए तो आपका स्कोप अपनी फैमिली में है ना, आप अपने घर पर जो हक जमा सकते हो, जो ऑर्डर दे सकते हो, जो चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, क्या पड़ोस के किसी घर में या किसी और के घर में जाके वो कर सकते हो? नहीं। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल के लिए सबसे इजी याद रख लो बेटा, स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप जिस पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस में कोई वेरिएबल क्रिएट होगा, जिस पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस में, तो उसी के अंदर उसका स्कोप रहेगा। तो जब कंट्रोल इस पेयर के अंदर आएगा तो ये मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा, और जैसे ही यहाँ से कंट्रोल बाहर गया, यहाँ पे आया कंट्रोल, तो ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए का स्कोप खत्म हो गया। तो इन प्रोग्रामिंग ए वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इनसाइड ए क्लास, क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, मेथड के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं और ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। ना ये अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हो गए, अभी उनमें भी डिटेल में जाऊंगा मैं। इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, दैट इज द विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड ए ब्लॉक और मेथड आर नॉट विजिबल टू आउटसाइड, मतलब बाहर विजिबल नहीं है, मैंने कहा था अभी
इफ वी ट्राई टू डू सो वी गेट ए कंपाइलेशन एरर, सिंटैक्स एरर आ जाएगी। या और शॉर्ट सिंपल में द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल इज कन्फाइंड टू द पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड, इट इज स्कोप exist within that pair of curly braces। क्लियर? उस पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस में ही एग्जिस्ट करे। सिंपल लैंग्वेज में याद कर लो कि जिस पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट हुआ है उसी में वो एग्जिस्ट करेगा, उसके बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? थोड़ा इसको एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सी, सपोज क्लास स्कोप है, इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं। ओके, नाउ सी हियर, क्लास स्कोप बनाया। ये जो वेरिएबल यहां डिक्लेयर किया इसको क्या बोलेंगे? क्लास। अब देखो इंट ए का स्कोप कहां से कहां तक हो गया? इसका पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस ये है, तो यानी पूरी क्लास में एक्सेसिबल है इंट ए। और जब वेरिएबल यहां डिक्लेयर करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। और मेथड के अंदर देखो अब यहां भी एक्सेसिबल हो गया ए, क्योंकि वो पूरी क्लास में कहीं भी एक्सेस हो सकता है। तो कैल्क, वॉइड कैल्क सपोज को एक मेंबर मेथड बनाया, उसमें भी हो जाएगा। वॉइड चेक बनाएंगे, उसमें भी हो जाएगा। मेन मेथड क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है, लेकिन मेन मेथड क्लास का पार्ट नहीं होता। मेन मेथड में इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेसिबल हो जाएगा बट थ्रू ऑब्जेक्ट्स। अभी इसको डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। अब ये वेरिएबल देखो इंट बी आप लोग देखो, इंट बी क्या, एक सेकेंड, इंट बी आप देखोगे ये तो ए का स्कोप हो गया। इंट बी आप देख रहे हो ये कहां डिक्लेयर हुआ है? वॉइड कैल्क में। तो कैल्क कहां से कहां तक है? सॉरी, ये एक मिनट, इसका स्कोप यहां से यहां तक है। कैल कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक चला है। क्लियर? तो ए का स्कोप पूरी क्लास में ये, और ये जो इंट बी डिक्लेयर हुआ इस मेथड में, इसको क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। और इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। तो बी का स्कोप यहां तक है। फिर सपोज करो एक कंडीशन है इफ ब्लॉक, इफ का ब्लॉक है। इफ के ब्लॉक के अंदर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया सी, तो सी का स्कोप सिर्फ इतना ही है। तो इसीलिए को जहां टिक मार्क मैंने किया है मेथड के अंदर, इस पूरे मेथड में बी एक्सेसिबल है, तो यहां बी है सही, ए भी सही है, सी भी एक्सेस हो जाएगा, यहां पे भी बी एक्सेस हो जाएगा, ए भी एक्सेसिबल। ग्रीन टिक शो कर रहा है कि एक्सेसिबल है। लेकिन जहां देखो मैंने सी का स्कोप कहां तक है? सिर्फ इस पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस में। यहां पे आए तो वो स्कोप के बाहर आ गया, स्कोप के बाहर आ गया तो एक्सेसिबल नहीं होगा। उसी तरह वॉइड चेक लिखा। अब वॉइड चेक में देखो ये जो वेरिएबल बी था अपने मेथड कैल्क में तो एक्सेसिबल है, लेकिन इस यहां पे एक्सेसिबल चेक में नहीं होगा। लेकिन ए को देखो पूरी क्लास में ए का स्कोप, एक सिंपल रियल लाइफ से ऐसे भी समझ सकते हैं। एक क्लास टीचर का स्कोप क्या होता है? अपनी क्लास में वो अपनी क्लास कोई पर्टिकुलर कुछ कमांड देना है क्लास को या कुछ बोलना है, तो क्लास टीचर का स्कोप अपनी क्लास में, दूसरी क्लास में बोल सकता है, लेकिन दूसरी क्लास के क्लास टीचर की बात को वो कट नहीं कर सकता। प्रिंसिपल का स्कोप पूरे स्कूल में, लेकिन स्कोप क्या है? स्कूल की बाउंड्री के अंदर, स्कूल की बाउंड्री के अंदर वो प्रिंसिपल है, सड़क पर जाकर किसी और को नहीं बोल सकता वो कुछ। क्लास टीचर का क्लास में, प्रिंसिपल का स्कूल की बाउंड्री। डीएम ने ऑर्डर दे दिया स्कूल क्लोज्ड, तो बनारस के सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। तो स्कोप क्या हो गया? पूरे वाराणसी में जितने स्कूल हैं सबका डीएम का, लेकिन बनारस के डीएम का स्कोप, वाराणसी के डीएम का स्कोप कहाँ पे है? सिर्फ वाराणसी में, गाजीपुर में नहीं चलेगा। लेकिन योगी का स्कोप पूरे यूपी में, पूरे यूपी में उनका ऑर्डर चलेगा, सारे जिले में, डिस्ट्रिक्ट्स में। क्लियर? लेकिन पंजाब में नहीं चलेगा, दिल्ली में नहीं चलेगा। लेकिन हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्कोप
पूरे इंडिया में है, तो उनका ऑर्डर कहाँ चलेगा? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरे इंडिया में। तो अब समझ गए? इसी तरह स्कोप है, जितना अंदर कर्ली ब्रेसेस में बंद होगा, फिर से मैं समझा रहा हूँ, अगर सपोज करो एल, यहाँ पे कोई वेरिएबल सी ले लिया तो इसका स्कोप इतना है, इसके ऊपर कोई वेरिएबल है तो इसका स्कोप क्या हो गया? यहाँ तक, और इसके ऊपर कोई वेरिएबल है तो इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? तो सी का स्कोप इतना, सी का स्कोप इतना है, बी का स्कोप यहाँ तक, ए का स्कोप यहाँ तक। आई थिंक अब तुम लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैंने कहा था ना टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिस्कस करेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल क्या होता है, मेंबर मेथड क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है। तो जो वेरिएबल जो वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर हो गया इंट ए, इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगता, स्टैटिक कीवर्ड लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल को क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और ये मेंबर मेथड हो गया वॉइड कैल्क। अब इसके अंदर जो हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया पैरामीटर, तो पैरामीटर और आर्गुमेंट वेरिएबल क्या बोलते हैं? पैरामीटर और आर्गुमेंट वेरिएबल। इसको याद कर लो, समझ लो। क्लास के अंदर डायरेक्टली है, लोकल वेरिएबल जो मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड हुआ है। क्लियर? वो लोकल वेरिएबल हो गया। किसी भी मेथड के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसको क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। क्लियर? अब क्लास वेरिएबल अगेन, सी हियर, class variable also known as static variables are declared with the keyword static in a class but outside a method. Clear? थोड़ा बड़ा कर दें, तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब क्लास वेरिएबल्स ऑल्सो नोन एज स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड इन ए क्लास बट आउटसाइड ए मेथड, कंस्ट्रक्टर और ए ब्लॉक। इंस्टेंस वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन ए क्लास विदाउट स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगता, बट आउटसाइड ए मेथड, कंस्ट्रक्टर और ए ब्लॉक कह सकते हो। लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन मेथड्स, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक्स, किसी ब्लॉक के अंदर, लेकिन वो मेथड ही रहेगा ना, मेथड के अंदर में। नॉट डिफरेंस बिटवीन, लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। ये बहुत कॉमन है, थोड़ा सा ये तुम लोग को समझ जाना। इस पे बाद में मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दूंगा और डिस्कस करूंगा क्या क्या आ सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल इट इज नॉट प्रिसीडेड बाय द कीवर्ड स्टैटिक, क्लास वेरिएबल इट इज प्रिसीडेड बाय द कीवर्ड स्टैटिक। तो ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू में, नेम द कीवर्ड दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। कौन सा कीवर्ड होगा? जल्दी जल्दी बताओ बेटा कमेंट बॉक्स में, कौन सा कीवर्ड होगा जो डिफरेंशिएट करता है इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में? तो कीवर्ड है स्टैटिक। अगर स्टैटिक लगा दिया तो क्लास वेरिएबल हो गया। इट कैन बी एक्सेस्ड इन स्टैटिक मेथड ओनली थ्रू ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, स्टैटिक मेथड में क्लास वेरिएबल डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। मेन मेथड देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं ना मेन मेथड के लिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, उसके अंदर भी डायरेक्टली स्टैटिक वेरिएबल कॉल हो जाएगा, लेकिन क्लास वेरिएबल डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल को हमको किसके थ्रू कॉल करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। स्टैटिक मेथड्स में डायरेक्टली कॉल हो जाएगा ओनली थ्रू ऑब्जेक्ट्स। और इंस्टेंस वेरिएबल्स को कॉल करना है तो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग ने लिखा होगा ना obj.input, obj.calculate, तो वैसे ही वेरिएबल्स को भी कॉल करना पड़ेगा। फिर ये लाइन, इंस्टेंस वेरिएबल, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। इसका आराम से पहले इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज आप सब अभी बैठे मेरा वीडियो देख रहे हो, कॉपी में नोट्स बना रहे होगे,
या बाद में बना। सपोज आपने अपनी कॉपी में कुछ कट किया, सपोज करो ये कंप्यूटर क्लास है, क्लास कंप्यूटर, आप सब देख रहे हो तो आप सब क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आपने सपोज करो आप अपनी कॉपी में कुछ नोट्स बना रहे हो, आपने अपनी कॉपी में कुछ कट किया, तो बाकी जो अदर व्यूअर्स हैं, जो बाकी लोग देख रहे हैं, क्या उनकी कॉपी में भी कट हो जाएगा? नहीं, एकदम नहीं कट होगा। लेकिन ये बोर्ड, ये कॉमन है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी रेड मार्क्स कर रहा हूँ, टिक मार्क कर रहा हूँ, तो ये सबके लिए, मैंने इसको कट कर दिया तो सबके लिए कट हो गया। इट इज शेयर्ड बाई एवरीवन। तो जो आपकी कॉपी है वो इंस्टेंस वेरिएबल हो गई, और ये वाइट बोर्ड जो है ये आपका हो गया क्लास वेरिएबल। इसको मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा, इसका मतलब समझ लो। जैसे अभी टिक मार्क, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। तो हर ऑब्जेक्ट के पास इंस्टेंस वेरिएबल की अपनी कॉपी होगी। क्लियर? तो सो एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर वैल्यू चेंज करता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लास वेरिएबल इट इज शेयर्ड बाय ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। शेयर्ड, जैसे सपोज करो आप अपनी फैमिली के साथ टीवी बैठ के देख रहे हो, आपके भाई या बहन ने रिमोट से टीवी का चैनल चेंज किया तो सबके लिए चेंज हो जाएगा ना चैनल, तो वो क्लास वेरिएबल हो गया। इंस्टेंस वेरिएबल सबके पास आजकल अपने अपने मोबाइल हैं, आपके भाई के पास अपना मोबाइल है, आपके पास अपना मोबाइल है, तो अपने मोबाइल में वो कुछ और देख रहा है, आप कुछ और देख रहे हो, तो एक दूसरे को कोई फर्क पड़ेगा? नो। तो क्लास वेरिएबल इट इज शेयर्ड बाय ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, सो एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। इसको एक एग्जांपल से भी समझाता हूं मैं। क्लियर? नाउ क्लास, मैं एक छोटा एग्जांपल से आपको क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का डिफरेंस समझा रहा हूं, और ऑब्जेक्ट का भी कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सपोज हमने एक क्लास बनाई, क्लास XYZ, ठीक है। एक वेरिएबल ले लिया इंट ए, तो ये कौन सा हो गया? इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है। क्लियर? दूसरा वेरिएबल ले लिया स्टैटिक, स्टैटिक लगते ही क्या बन जाएगा? इंट बी। ये कौन सा वेरिएबल हो गया? क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। क्लियर? अब एक मेथड बना लिया, void compute। क्लियर? अब हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या होगा? XYZ OB1 इक्वल टू न्यू XYZ, ऐसे लिखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं XYZ OB2 इक्वल टू न्यू XYZ। नाउ ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इंस्टेंस ऑफ ए क्लास का मतलब क्या हुआ? इंस्टेंस ऑफ ए क्लास का मतलब हुआ कि वो क्लास की इमेज, मतलब इट विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्लास। क्लियर? क्लास की सारी प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट्स में होंगी। जैसे सपोज करो, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप एडमिशन लिया, एक एडमिशन फॉर्म फिल करना है, तो जो पहला फॉर्म है वो क्लास हो गया, और उसकी जितनी फोटोकॉपी की वो सब ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो फॉर्म में क्या होगा? नेम, एक फील्ड होगा नेम, क्लास, एड्रेस, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, ये सब होगा, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर। लेकिन हर बच्चे का नेम अलग होगा, सेम भी हो सकता है, एड्रेस अलग भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर हैं तो सेम भी हो सकता है, तो वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो इसी तरह तो हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, OB1 एंड OB2। तो एक ऑब्जेक्ट हो गया OB1 और एक ऑब्जेक्ट हो गया OB2। नाउ मैंने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट्स में क्लास की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्लास में हमने क्या क्या बनाया है? इंस्टेंस वेरिएबल। तो A यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी A हो जाएगा। फिर B जो है वो शेयर्ड होता है, तो वेरिएबल B जो है इट इज शेयर्ड बाय बोथ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। अभी मैंने बताया था आपको, ये याद रखना। जैसे आपका ये इस समय बोर्ड है,
ये बोर्ड आप सबके लिए शेयर्ड है। अब हमने लिखा XYZ OB1 दो ऑब्जेक्ट बन गए, B ऐसे बन गया। अब मैंने यहां पे लिखा, इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं, हाँ क्लियर। अब सपोज मैंने यहां लिखा OB1.A इक्वल टू 5, तो ये ऑब्जेक्ट 1 का A, ऑब्जेक्ट 1 का A ये है, तो यहां पे क्या आ गया, 5 आ गया। फिर लिखा OB2.A इक्वल टू इक्वल टू 7, तो यहां पे कौन सी वैल्यू आ गई, 7 आ गई इस OB2 ऑब्जेक्ट में। क्लियर। अब यहां देखो ये तो अलग अलग हो गई वैल्यू। अब अगर मैं लिखता हूं OB1.B इक्वल टू 10, तो B में कौन सी वैल्यू आ गई, 10। OB1, अब देखो दोनों ऑब्जेक्ट B को पॉइंट कर रहे हैं, तो कोई एक भी चेंज किया, पहले कोई वैल्यू नहीं थी, OB1.B 10 आ गई, पहले गार्बेज वैल्यू रही होगी। अब हमने लिखा OB2.B इक्वल टू 18 सपोज, तो ये 10 जो होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 18 से। अब दोनों OB1.B और OB2.B दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए जो B वैल्यू है उसकी कॉमन वैल्यू हो गई क्या, 18। तो अगर हम यहां पे लिखते हैं, लिसन, इस लाइन के बाद मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां जगह नहीं है, तुम लोग प्लीज SOPLN मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। system.out.println लिखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हमने लिखा OB1.A, OB1.A की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। system.println OB2.A, तो ऑब्जेक्ट 2 में जो वेरिएबल A है उसकी वैल्यू क्या है, 7, तो 7 प्रिंट हो जाएगी। फिर मैंने लिखा system.out.println OB1.B, अब यहां OB1.B में हमने 10 दिया था, लेकिन वो 10 किससे रिप्लेस हो गया, 18 से। क्लियर। तो क्या होगा, यहां पे वैल्यू 18 आ गई, इसको ध्यान देना। क्लियर। हमने क्या वैल्यू लिखी थी, 18 इसकी, तो लेकिन 18 किससे रिप्लेस हो गई, 18 रिप्लेस, 10 हमारा किससे रिप्लेस हो गया, 18 से। क्लियर क्लास। अब हम इसके बाद इसको कर रहे हैं, जस्ट से system.out.println OB2.B, तो यहां भी वैल्यू क्या है, 18 ही है। अब समझ में आया क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंस। तो आज इतना ही हम लोग अपना रखते हैं। इनकैप्सुलेशन चैप्टर हो गया है, थ्योरी पार्ट, उस पर बेस्ड प्रोग्राम अगर कुछ और होगा तो मैं बता दूंगा। और ये 2 कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिए। तो क्लास, आपका दिन शुभ हो, बाय। हैं।